हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को पूरा कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आपकी यह 15वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको देखने वाले हैं। और यहाँ से तो श्योर शॉर्ट यूपीपीसीएस हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है और सीधा सा क्वेश्चन होता है इन राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर, यानी कि आपको यहाँ पर जो विशेष फोकस करना है वो करना है इन चीजों की अवस्थिति को लेकर। बाद बाकी कोई अलग फैक्ट है इसके संदर्भ में, यानी कि इन चीजों के संदर्भ में, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा, तो आप उन पर भी विशेष फोकस रखना। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव हेतु प्रसिद्ध है, या फिर कोई एक ऐसा जीव होता है जो पर्टिकुलर किसी एक राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस एक लिस्ट टाइप की है और इसे आपको रटना है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देखें तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में आप ध्यान रखना, ये हंगुल मृग का एकमात्र आवास है। ठीक है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग का एकमात्र जो स्थान निवास स्थान है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, तो सलीम अली कौन थे? ये एक पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, इस तरीके से भी आप थोड़ा सा पढ़ा करिए ताकि एक वाइड रेंज में चीजें कवर हों। ठीक है, तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हंगुल मृग पाए जाते हैं और ये हंगुल मृग का एकमात्र आवास है। ठीक है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो सलीम अली की बात करें, ये एक पक्षी विज्ञानी थे। लद्दाख में देखें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगथांग शीत अभ्यारण्य, तो तीन है यहाँ पर प्रमुख। बात बाकी ध्यान रखना कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए? हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुए आपको पता ही है, जो सबसे भारत के सबसे उत्तरी वाले जो राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और जब आप पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो जो बर्फीले क्षेत्र हैं भारत के, वहां पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख का, वो हिम तेंदुओं के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, शीत मरुस्थल आरक्षित क्षेत्र, रोहला राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य और रेणुका अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, इनको याद करिए। बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ही यहां पर हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि सबको एक तरफ से उठा लिया हो, मैंने सिर्फ उनको आपके सामने मतलब प्रस्तुत किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। कर्नाटक में अगर हम देखें तो बांदीपुर बाघ रिजर्व, अब आपको मैंने जब बाघ रिजर्व पढ़ाया था तो पहले ही बता दिया था कि एक जो बाघ रिजर्व होता है वो राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना। तो कर्नाटक में बांदीपुर बाघ रिजर्व, फिर यहां पर है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जिसका नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, तो आपको नागरहोल दिखे या फिर राजीव गांधी दिखे, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान,
फिर है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। उसके बाद है घाट प्रभा, फिर है अंसी राष्ट्रीय उद्यान और फिर है मूकांबिका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हो गए आपके कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। सभी को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है और बार बार एक ही पैटर्न रहता है कि मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे, दूसरे तरफ राज्य दिए जाएंगे और फिर आपको मिलाना होगा। ठीक है। उसके बाद देखो तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मुदुमलाई अभ्यारण्य या फिर जिसे इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक है, तो मुदुमलाई, फिर अन्नामलाई बाघ रिजर्व, उसके बाद है पॉइंट कैलीमर अभ्यारण्य, फिर है गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान और फिर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये हो गए आपके तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य। और अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल देखो, सबसे पहले सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा बाघ रिजर्व और नाओरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर 3 है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ अभ्यारण्य और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हो गए उत्तराखंड के। बाद बाकी भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो आपका था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1936 में स्थापित किया गया था और जब इसको स्थापित किया गया था तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, क्या नाम था? हैली राष्ट्रीय उद्यान कह लो या फिर राष्ट्रीय पार्क कह लो। ठीक है, तो उस टाइम पर इसका नाम था हैली राष्ट्रीय पार्क। बाद बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना ये है राम गंगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये है रामगंगा नदी। ठीक है, बाद बाकी भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो 1936 में स्थापित किया गया और उस दौरान इसका नाम था हैली राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, बाद बाकी ये सभी देख लेना। अब चलते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में देखें तो घाना पक्षी विहार, जिसे कि केवलादेव भी कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। उसके बाद रणथंभौर अभ्यारण्य, ये बाघ रिजर्व भी है, कुंभलगढ़, सरिस्का और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सब राजस्थान में है। बाद बाकी अब आपको बता दूं जो ये घाना पक्षी विहार है या फिर केवलादेव ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए, यानी कि जो साइबेरियन सारस होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, साइबेरियन सारस या फिर सारस को इंग्लिश में क्रेन भी बोलते हैं, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन सारस के लिए। उसके बाद हम लोग देखें हरियाणा में तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर देखेंगे नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व है जो कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। उसके बाद देखो पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क और कोरिंगा अभ्यारण्य, तो ये हो गए आंध्र प्रदेश के। अब हम लोग देखें गोवा के, तो यहाँ पर देखो भगवान महावीर उद्यान, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये 4 प्रमुख हैं गोवा में। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर एक है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और पाखल पिछली बार ही
पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और रातापानी अभ्यारण्य। अब देखो ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये राजस्थान में भी फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी है और आपका उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में गंगा इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो 3 राज्यों में फैला हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बाद बाकी जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो जब आप महाराष्ट्र यहाँ पर देखेंगे तब भी आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा। ठीक है, तो इनके नाम याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। तो यहाँ पर देखो पलामू या फिर जिसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो ये हो गए झारखंड के। अब हम लोग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में देखें तो इंद्रावती बाघ रिजर्व, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क और आचान कमार अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें मिजोरम में, तो मिजोरम में एक ही प्रसिद्ध है, दाम्फा अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद महाराष्ट्र में देखो तो मेल घाट बाघ रिजर्व और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि मैंने आपको बताया जो पेंच नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद है गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली नेशनल पार्क। तो ये हो गए महाराष्ट्र के। नागालैंड की बात करें तो सरामती शिखर बहुत बार पूछा गया है और इन तानकी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नागालैंड के हो गए। उसके बाद उड़ीसा में देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी हैं। चिल्का अभ्यारण्य है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है, भीतरकनिका है। भीतरकनिका आप ध्यान रखना ये कछुओं और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कछुओं और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा का भीतरकनिका अभ्यारण्य। उसके बाद देखो ऊषा कोठी है, नंदनकानन है और गहिरमाथा है। तो नंदनकानन आप ध्यान रखना ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नंदनकानन जो अभ्यारण्य है वो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। गाहिरमाथा अभ्यारण्य की बात करें तो जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं, ठीक है, ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है गाहिरमाथा अभ्यारण्य। नंदनकानन प्रसिद्ध है सफेद बाघों के लिए, भीतरकनिका प्रसिद्ध है कछुओं और घड़ियालों के लिए। बाद बाकी नाम सबके याद कर लेना। उसके बाद हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में जो फैला हुआ है, और फिर है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीगंज टाइगर रिजर्व। बाद बाकी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद असम की बात करें तो देखो मानस राष्ट्रीय उद्यान, फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा याद रखना ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडों की जो सर्वाधिक संख्या है वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है। उसके बाद नामेरी बाघ रिजर्व है, गर्म पानी अभ्यारण्य है, ओरांग अभ्यारण्य है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है और दीपोर बील अभ्यारण्य है। तो ये हो गए असम के। उसके बाद त्रिपुरा में अगर हम देखें तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर एक ही
इंपॉर्टेंट है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात की बात करें तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, और जो एशियाई शेर हैं ये उनका एकमात्र प्राकृतिक निवास है। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। अगला देखो, मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और आपको पता होना चाहिए ये लोकटक झील में स्थित है, और लोकटक झील में कैसा है, तैरता हुआ है, तो ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बात बाकी ध्यान रखना, ये लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो दिबांग अभ्यारण्य है, पाकुई या फिर जिसे पक्के बाघ रिजर्व भी कहते हैं वो स्थित है, नामदफा बाघ रिजर्व है, और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर 4 प्रसिद्ध हैं। उसके बाद केरल की बात करें तो यहाँ पर काफी सारे हैं। पेरियार अभ्यारण्य है, ध्यान रखना पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और पेरियार अभ्यारण्य में हाथियों की एक अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। फिर देखो पराम्बीकुलम अभ्यारण्य है, अगस्त्या मलाई जैव मंडल रिजर्व है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, चिनार वन्यजीव विहार है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो इराविकुलम क्यों प्रसिद्ध है, एक बकरियों की प्रजाति होती है नीलगिरी तहर। ठीक है, नीलगिरी तहर, तो जो ये प्रजाति है ये केरल के इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है। उसके बाद मालाबार अभ्यारण्य है, थड्डे कक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य है, नैयर वनजीव अभ्यारण्य है, और वायनाड वनजीव अभ्यारण्य है। तो केरल में अच्छी खासी लिस्ट है। बाद बाकी 2 चीजें ध्यान रखना कि पेरियार अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जा चुका है, और जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो अंडमान एवं निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। तो ये बिल्कुल यूनिक नेम है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जहां पर बटन द्वीप की बात आए तो अंडमान एवं निकोबार। सिक्किम की बात करें तो यहां पर देखो है कंचनजंगा। ठीक है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। मेघालय में कौन सा है, नोकरेक जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, बाद बाकी ध्यान रखना कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व में नाचने वाले हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि नाचने वाले हिरन कहाँ पाए जाते हैं, तो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व में। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हो गए, इनमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी शामिल थे। अब हम लोग भारत में जो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। संख्या याद कर लेना, भारत में इस समय कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, और उन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में यूनेस्को की सूची में जो शामिल हैं वो हैं 12। तो उनकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये 18 हैं। बाद बाकी शायद एक स्लाइड आपके सामने लग नहीं पाई है जहां पर कि जो यूनेस्को में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं भारत के, वो स्लाइड कहीं पर गायब है। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले हम लोग इनको देख लेते हैं जरा।
तो पहला है, नंबर देके कर लेते हैं, ये आपको 18 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेना, 9 ये हैं और 9 ये हैं। नीलगिरी की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। नंदा देवी की बात करें, अभी आपने देखा उत्तराखंड में था। नौकरेक अभी आपने देखा मेघालय में था। मानस अभी आपने देखा कहाँ पर था, असम में। सब आप देख चुके हैं, बस यहाँ पर मैंने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को अलग से लिख दिया है ताकि आपको विशेष रूप से पता रहे। सुंदरबन की बात करें पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो सबको पता है अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल की बात करें तो कहाँ पर है, उड़ीसा में। डिब्रू सैखोवा की बात करें तो ये है असम में। पंचमढ़ी की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। दिहांग दिवांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। अगस्त्यामलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु व केरल में। जो 2 या 3 राज्यों में स्थित हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे कि नीलगिरी है तो कहाँ पर है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। अगस्त्यामला की बात करें देखो तमिलनाडु और केरल में है। ऐसे ही अचान कमार अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में। शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब देखो कुछ फैक्ट यहाँ से मैं आपको बता दूं जो पूछे जा सकते हैं। एक तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है। और सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है। और भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया कच्छ की खाड़ी, सबसे छोटा हो गया डिब्रू सैखोवा और पहला हो गया नीलगिरी, ठीक है। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूं जो कि यूनेस्को की सूची में भारत के बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। 1 मिनट मुझे दीजिए आप लोग। ये रहे, ठीक है। ये हैं 12 ऐसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत में टोटल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18 और इनमें से 12 यूनेस्को की जैवमंडल आरक्षित वाली सूची में शामिल हैं। अब 12 कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। नीलगिरी पहला है जिसे कि 2000 में शामिल किया गया था, तो इसे ध्यान रखना। ये प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे कि सन 2000 में जैवमंडल यूनेस्को की जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था। फिर देखो मन्नार की खाड़ी है जिसे 2001 में शामिल किया गया। सुंदरबन है, इसे 2001 में शामिल किया गया। नंदा देवी इसे 2004 में। नौकरेक इसे 2009 में। पंचमढ़ी इसे 2009 में। सिमलीपाल इसे 2009 में। ग्रेट निकोबार इसे 2013 में। आचान कमार अमरकंटक 2012 में। अगस्त्यामलाई 2016 में। कंचनजंगा 2018 में और पन्ना टाइगर रिजर्व इसे 2020 में, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला हो गया नीलगिरी 2000 में और सबसे अंतिम जो जुड़ा था वो 2020 में जुड़ा था पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होगा और जो टाइगर रिजर्व होगा वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गए भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाद बाकी मैंने जितने भी फैक्ट
किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताए हैं, उनको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकें। ठीक है, बाद बाकी इनकी अवस्थिति को लेकर प्रश्न बनता है। और दूसरा ध्यान दें, तो प्रश्न अगर टफ किया उन्होंने तो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक तरफ आपको जैविक क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान दे देगा, वन्य जीव अभ्यारण्य दे देगा, और दूसरी तरफ लगा देगा पशु या फिर वन्य जीव कोई, जैसे काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, पेरियार हाथी के लिए, इराविकुलम नीलगिरी तहर, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है। तो हमेशा आप लोग सारे आयामों पर एक बार विचार जरूर किया करिए, ताकि अगर कुछ नया भी पूछा जाए या नए तरीके से पूछा जाए तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो इस क्लास को हम लोग करते हैं समाप्त, और मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।